नमस्कार। आज हम लोग प्लेटो के काव्य चिंतन पर विचार करेंगे, उसे समझेंगे। यूनान की ज्ञान परंपरा में, दर्शन परंपरा में सुकरात के बाद जिस व्यक्ति का नाम सर्वाधिक आदर से लिया जाता है वे प्लेटो हैं। संभवतः दुनिया के इतिहास में प्लेटो वे पहले शख्स थे जिन्होंने इसरार किया इस बात पर कि गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में हुआ और इनकी मृत्यु 347 ईसा पूर्व में हुई। एथेंस यूनान का प्रतिष्ठित राज था। कला और संस्कृति के लिहाज से यहाँ की सभ्यता श्रेष्ठ मानी जाती थी। बावजूद इसके एथेंस की 2/3 से अधिक आबादी दासों की थी। इन दासों के श्रम पर ही टिकी थी एथेंस की महान सभ्यता। नागरिक जीवन में इन दासों को कोई अधिकार हासिल नहीं था। कहने को एथेंस में प्रजातंत्र था, पर राज व्यवस्था, राजसत्ता थोड़े से अल्पसंख्यक, थोड़े कुलीनों और व्यापारियों के कब्जे में थी। ऐसे दौर में प्लेटो का जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ। माता पिता ने इस बालक का नाम रखा अरिस्तोक्लिस। पर बचपन में ही प्लेटो यानी अरिस्तोक्लिस के शरीर के मोटे तगड़े स्वरूप को देखकर उसके मल्ल गुरु ने नाम दिया प्लाटोन। प्लाटोन यानी चौड़ा, मोटा, तगड़ा। अरबी फारसी की परंपरा में यही नाम अफलातून के तौर पर चर्चित हुआ और दीगर भाषाओं में प्लेटो के रूप में। बाल्यावस्था में प्लेटो के पिता का देहांत हो गया। माँ ने दूसरा विवाह कर लिया। नतीजतन प्लेटो की परवरिश रिश्तेदारों ने की। जिन रिश्तेदारों ने प्लेटो का भरण पोषण किया, पालन पोषण किया, वे भी एथेंस की राजनीति से गहरे जुड़े थे। प्लेटो ने स्वयं कभी सीधी राजनीति में भाग नहीं लिया, परंतु बाल्यावस्था से अपनी परवरिश के साथ परिवार में अपने रिश्तेदारों को राजसत्ता और राजनीति में गहरे जुड़ाव के साथ देखते हुए बढ़े। जिस दौर में प्लेटो का जन्म हुआ, एथेंस अपने पड़ोसी राष्ट्र स्पार्टा से पराजित हो चुका था। एथेंस पर स्पार्टा का हमला प्लेटो के जन्म से 4 साल पहले ही हुआ था और यह युद्ध करीब 27 वर्षों तक चला। अंततः एथेंस की हार हुई, बुरी हार। एथेंस ने कला, संस्कृति, दर्शन को महत्वपूर्ण माना था, जबकि स्पार्टा ने सैन्य बल को अहमियत दी थी। एथेंस की पराजय को देखते हुए प्लेटो का बचपन, किशोरावस्था और यौवन विकसित हुआ। युद्ध की विभीषिका झेलने के कारण एथेंस में भूखमरी और महामारी फैली हुई थी। करीब 20 साल की उम्र में प्लेटो उस दौर के महान दार्शनिक सुकरात के शिष्य बने। सुकरात अपने इस शिष्य प्लेटो की प्रतिभा को पहचान रहे थे। अपने गुरु का प्लेटो को पर्याप्त स्नेह मिला। प्लेटो के मन में भी अपने गुरु सुकरात के प्रति गहरे सम्मान की भावना बनी रही, आजीवन बनी रही। एथेंस की पराजय के 5 साल बाद सुकरात को मृत्युदंड मिला। सुकरात
तर्क बुद्धि से परे किसी को नहीं मानते थे। धर्म की सत्ता पर सवाल खड़ा करते थे, तार्किक सवाल। सुकरात की तार्किकता तत्कालीन राजसत्ता को नागवार गुजरती थी। राजसत्ता सुकरात को चुनौती के रूप में देख रही थी। सुकरात पर आरोप लगाए गए और तत्कालीन कानून व्यवस्था के लिहाज से बहुमत के द्वारा बाज़ाब्ता कोर्ट बैठाकर सुकरात को मृत्युदंड दिया गया। एथेंस की पराजय और अपने गुरु सुकरात को मिले मृत्युदंड, जिसे हत्या कहना ज़्यादा बेहतर होगा, इन दोनों घटनाओं ने प्लेटो के चिंतन पर गहरा असर डाला। प्लेटो के तमाम चिंतन पर इन दो घटनाओं का असर पृष्ठभूमि के तौर पर हमेशा देखा जा सकता है। अथवा यूँ कहें कि प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को समझने के लिए जेहन में इन दो घटनाओं को हमेशा रखना चाहिए। सुसंस्कृत, सुसभ्य कला और संस्कृति को समर्पित दर्शन के क्षेत्र में पराकाष्ठा पर पहुँचे अपने राष्ट्र एथेंस की पराजय और अपने गुरु सुकरात को मिले मृत्युदंड। ऐसा लगता है कि प्लेटो के मन मस्तिष्क से ये दो घटनाएं कभी गई नहीं। लगभग 28 वर्ष की उम्र में प्लेटो देश देशांतर की यात्रा पर निकले, विभिन्न दार्शनिक मतों का अध्ययन मनन किया। उनकी यह यात्रा 12 वर्षों तक चली। लौटने के बाद प्लेटो ने अपनी अकादमी की स्थापना की। कहते हैं कि सुकरात के संपर्क में आने से पहले प्लेटो की अभिरुचि काव्य रचना में थी। उनकी कुछ कविताओं के साक्ष्य मिलते हैं, पर सुकरात के शिष्यत्व ग्रहण करने के पश्चात प्लेटो दर्शन पर केंद्रित हुए। इसे दूसरे शब्दों में कहना हो तो सुकरात के संपर्क से पहले प्लेटो के सोचने समझने में हृदय पक्ष की प्रमुखता थी। सुकरात के संपर्क के बाद मस्तिष्क पक्ष, बुद्धि पक्ष की तरफ वो बढ़ते गए। प्लेटो का संपूर्ण चिंतन संवादों में विकसित हुआ है। प्लेटो के गुरु सुकरात भी उस दौर के नौजवानों से संवाद ही करते थे। संवाद की यह शैली तर्क पद्धति के द्वारा अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने में कारगर मानी जाती रही है। प्लेटो की जिन 28 कृतियों की चर्चा होती है, विद्वानों ने जिन 28 कृतियों को स्वीकार किया है, उनमें से 27 संवादों पर आधारित कृतियां हैं। एक कृति उनके पत्रों का संकलन है। 11 पत्र इसमें शामिल हैं। 28 में 27 कृतियां संवाद धर्मी हैं। 27 कृतियों का शिल्प, उसकी संरचना संवाद आधारित है। इससे उस दौर में संवाद की अहमियत या इस शिल्प के प्रति प्लेटो या अन्य दार्शनिकों की धारणा का पता चलता है। प्लेटो की 28 कृतियों में इयोन, सिम्पिशियोन, फैद्रस, पोलितेइया, नोमोई और रिपब्लिक खासे चर्चित हैं। इनमें से भी रिपब्लिक और पोलितेइया की ज़्यादा चर्चा होती है। राजनीति शास्त्र की दुनिया में रिपब्लिक को एक आधार ग्रंथ के तौर पर देखा जाता है। प्लेटो ने काव्य कला पर
किसी स्वतंत्र ग्रंथ में विचार नहीं किया है। कहना तो यह भी चाहिए कि प्लेटो क्लासिक अर्थों में काव्यशास्त्री थे भी नहीं। उनके संवादों में किसी किसी प्रसंगों में काव्य कला पर उनके चिंतन मिलते हैं। दिगर प्रसंगों में, भिन्न संदर्भों में काव्य को लेकर उनके विचार जाहिर हुए हैं। इन्हीं विचारों को एक सूत्र में रखकर प्लेटो के काव्य चिंतन की एक इमारत खड़ी दिखती है। उनके काव्य चिंतन का वितान भिन्न प्रसंगों में जाहिर किए गए विचारों, जिनमें काव्य कला की चर्चा मिलती है, उसकी उपयोगिता की चर्चा मिलती है, उससे निर्मित होता है। प्लेटो का एकमात्र ध्येय था एक आदर्श राज्य की स्थापना। इस रिपब्लिक यानी आदर्श गणराज्य में कला और काव्य की उपयोगिता पर चिंतन के क्रम में उनके विचार दर्शन ने गति और आकार प्राप्त किया है। इस आदर्श गणराज्य की स्थापना, रिपब्लिक की स्थापना की पृष्ठभूमि के तौर पर हमें जेहन में हमेशा एथेंस की पराजय और सुकरात को मिले मृत्युदंड को रखना होगा। प्लेटो ने इस रिपब्लिक के संदर्भ में ही रिपब्लिक के लिए, आदर्श गणराज्य के लिए कितना उपयोगी है काव्य और कला, इसी बात को ध्यान में रखकर काव्य और कला की परिभाषा, कलाओं की दुनिया में काव्य का स्थान, काव्य का स्वरूप, काव्य की प्रेरणा, काव्य के विषय, काव्य के रूप, काव्य का भावात्मक असर, काव्य और सत्य, काव्य और जीवन का रिश्ता आदि मुद्दों पर सोचा और विचार किया है। प्लेटो काव्य और कला को दैवी प्रेरणा का प्रतिफल मानते हैं। उन्होंने डिवाइन मैडनेस की चर्चा की है, दिव्य पागलपन की। एक क्षण आता है जब ईश्वर या दैवी शक्ति रचनाकार के जरिए रचना कराती है। उनके संवादों में अनेक स्थानों पर इस दिव्य पागलपन का उल्लेख मिलता है। असल में प्लेटो आइडियलिस्ट, प्रत्ययवादी दार्शनिक हैं। आइडियलिज्म यानी प्रत्ययवाद के अनुसार विचार ही परम सत्य है, वह शाश्वत है और परमात्मा यानी ईश्वर उसका सृष्टा है। बाह्य जगत में हम जो भी देखते हैं वह अमूर्त प्रत्यय का अनुकरण है। यह दृश्यमान वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है, क्योंकि कलाकार किसी वस्तु को ही अपनी कला के जरिए चित्रित करता है। इस तरह कला तीसरे स्थान पर है, इसको समझना होगा। प्लेटो के काव्य चिंतन में कला का स्थान जो निर्धारित हुआ दिखता है वह इसी अनुकरण की वजह से है। प्लेटो यह मानते हैं कि पहला स्थान यानी परम सत्य प्रत्यय है और यह ईश्वर जनित है। दूसरा स्थान उसका आभास या प्रतिबिंब यानी वस्तु जगत का है और तीसरा स्थान वस्तु जगत के प्रतिबिंब कला जगत का। स्पष्टतः कहा जा सकता है प्लेटो के
मुताबिक कि परम सत्य से कला का तिहरा अलगाव हो रहा है, यानी कला अनुकरण का अनुकरण कर रही है। इस लिहाज से प्लेटो इसे मिथ्या असत्य मानते हैं और इसके दर्जा को कम करते प्रतीत होते हैं। प्लेटो ने इसे त्रिधा अपेत, थ्राइस रिमूव्ड कहा है। प्लेटो के इस कथन को सार रूप में ऐसे भी समझा जा सकता है: प्रत्यय जगत यथार्थ है, ईश्वर उसका सृष्टा है। ईश्वर के द्वारा जो प्रत्यय मस्तिष्क में दिया गया है उसका अनुकरण कलाकार करता है, कारीगर करता है, और इस कारीगर के द्वारा निर्मित वस्तु जो ईश्वर द्वारा रचे प्रत्यय का प्रतिफल है उसका अनुकरण कलाकार करता है। यानी प्रत्यय जगत यथार्थ है, ईश्वर उसका सृष्टा है, वस्तु जगत यथार्थ का अनुकरण है, कारीगर उसका निर्माता है, कला जगत अर्थात वस्तु जगत का अनुकरण है, कलाकार उसका अनुकर्ता है। प्लेटो ने मेज के उदाहरण से इस बात को समझाया है। मेज का प्रत्यय ईश्वर के द्वारा मस्तिष्क में दिया गया है, कारीगर यानी बढ़ई उस प्रत्यय को मेज के तौर पर ढालता है, यानी वस्तु जगत में रूपांतरित करता है। कला जगत में कलाकार उसी मेज का चित्र बनाता है। इस प्रकार प्लेटो कला को यथार्थ या सत्य से थ्राइस रिमूव्ड, त्रिधा अपेत मानते हैं। प्लेटो का यह तर्क न सिर्फ चित्रकला पर बल्कि काव्य और नाटक पर भी लागू होता है। प्लेटो ने अपने दौर और अपने पूर्ववर्ती दौर के महान रचनाकारों की रचनाओं का उदाहरण देकर इसे समझाया है। प्लेटो होमर और हेसियोड जैसे महान कवियों को भी इसके अपवाद के तौर पर नहीं देखा है। इन कवियों की रचनाओं का विश्लेषण करके प्लेटो ने बताया है कि ये भी यथार्थ से, सत्य से थ्राइस रिमूव्ड हैं, त्रिधा अपेत हैं, तीसरी दूरी पर हैं, यानी अनुकरण के अनुकरण हैं। लिहाजा हमारे रिपब्लिक की स्थापना के लिए गैर जरूरी भी हैं। प्लेटो इन रचनाकारों पर नियंत्रण आवश्यक मानते थे। इतना ही नहीं, प्लेटो ने कहा कि होमर के महाकाव्यों मसलन इलियड और ओडेसी में देवताओं का जैसा चरित्र चित्रण हुआ है वह न सिर्फ असत्य है बल्कि अनुचित भी है। प्लेटो ने बताया कि इन श्रेष्ठ कृतियों में देवताओं को क्रूर, लोभी, कलेशी, प्रतिशोधी जैसे रूपों में दिखाया गया है। ये रूप क्रूर, लोभी, कलेशी, प्रतिशोधी जैसा चरित्र तो मनुष्यों का होता है। देवताओं के चरित्र को इस रूप में दिखाने से देवत्व के बारे में मनुष्यों के मन में क्या समझ बनेगी? प्लेटो ने पूछा है कि ऐसे देवताओं के चित्रण से मनुष्यों का उन्नयन हो सकता है क्या? श्रेष्ठता की तरफ मनुष्यों के मस्तिष्क का चिंतन जा सकता है क्या? ऐसे चित्रण से जिसमें देवताओं का चरित्र कमज़ोर दिखता है,
क्रूर, लोभी, कलेशी, प्रतिशोधी दिखता है, मनुष्यों को क्या प्रेरणा मिलेगी? प्लेटो चाहते थे कि रचनाकार ऐसे चरित्र दिखाएं जिससे लोगों के भीतर वीर, साहसी, सात्विक, ईमानदार बनने की प्रेरणा मिले। प्लेटो काव्य या नाटक के नायकों के चरित्र को दुर्बल, कायर दिखाना अनुचित मानते थे। प्लेटो का लक्ष्य था कि चरित्र ऐसे होने चाहिए जिससे लोगों को सद्प्रेरणा मिले। जिन चरित्रों की वजह से लोगों के मन में शिवत्व का भाव, सात्विक भाव नहीं उपजता है, ऐसे चरित्रों की रचना नहीं होनी चाहिए। प्लेटो ने पूरी साफगोई के साथ यह बात कही कि होमर और हेसियोद के काव्यों में ऐसे वर्णन है जिससे पाठकों के मन में भय उत्पन्न होता है। काव्य ऐसा होना चाहिए जो मनुष्य को भीरू और कापुरुष के स्थान पर वीर और साहसी बनाए। यूनान के महान रचनाकारों के ग्रंथों का उदाहरण देकर प्लेटो ने बताया कि काव्य में ऐसे उत्सवों का वर्णन नहीं होना चाहिए जिससे नवयुवकों में भोग विलास की कामना उत्तेजित हो। शुद्धता, सात्विकता और संयम की प्रेरणा देने वाले प्रसंगों की रचना होनी चाहिए। काव्यों में ऐसी कथा दिखती है जिनमें सज्जन और ईमानदार व्यक्ति दुख भोगते, पराजित होते दिखाई देते हैं। प्लेटो ऐसे चित्रण को अनुचित मानते थे। उन्होंने यह भी कहा कि तर्क निरपेक्ष कोई भी कृति अग्राह्य है। भाव मूलक होने के कारण काव्य स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। काव्य भाव को ही उद्दीप्त करता है, तर्क को नहीं। हृदय को प्रभावित करता है, बुद्धि को नहीं। काव्य मनोवेगों का पोषण और सेचन करता है। प्लेटो ने रिपब्लिक में कहा कि जब कोई अभिनेता हमारे यहाँ आता है और अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहता है तो हम उसके सामने घुटने टेक कर मधुर, पवित्र और विलक्षण जीव के रूप में उसकी पूजा करेंगे, किंतु उसे हम यह भी अवश्य बता देंगे कि उसके जैसे लोगों को हमारे राज्य में रहने की अनुमति नहीं है। कानून उन्हें रहने नहीं देगा। इसलिए उसके शरीर में सुगंधित अंगराग लगाकर, उसके गले में ऊन की माला पहनाकर हम उसे दूसरे नगर में भेज देंगे। कारण कि अपनी आत्मा के स्वास्थ्य के लिए हम सूक्ष्मतर और कठोरतर कवि को ही रखेंगे जो सच्चरित्रों के गुणों का अनुकरण करे। प्लेटो ने कहा कि काव्य में अन्योक्ति, एलेगरी की रचना होती है और यह काव्य के चरित्रों के अनुचित वर्णन के पक्ष में तर्क के तौर पर स्वीकार किया जाता है, दिया जाता है। पर प्लेटो कहते थे कि बालकों में इतनी बुद्धि नहीं होती कि वे यथार्थ और अन्योक्ति में फर्क करें। वे सत्य और एलेगरी में फर्क करें, ऐसी बुद्धि नहीं होती। इसलिए बालकों के सामने शुद्ध, नैतिक, कल्पना युक्त कथा ही आनी चाहिए। प्लेटो की इन बातों को सोचने पर यह समझा जा सकता है कि प्लेटो के काव्य चिंतन के केंद्र में एक रिपब्लिक की स्थापना है। प्लेटो जिन शर्त को काव्य पर आरोपित कर रहे हैं, कला पर आरोपित कर रहे हैं, दरअसल वह बाह्य है। प्लेटो काव्य कैसा होना चाहिए, कला कैसी होनी चाहिए, इस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
प्लेटो की चिंता में यह नहीं है कि काव्य ऐसा क्यों है और जो है उसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है। प्लेटो का काव्य चिंतन सवालों से परे नहीं है। प्लेटो ने कहा कि कवि काव्य देवी द्वारा अंतः प्रेरित एवं आविष्ट होकर रचना करता है। कवि की रचना कला के नियमों से नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा का अनुवर्तन करती है। अंतः प्रेरणा की अवस्था में कवि ज्ञान शून्य और आत्मविस्मृत रहता है। कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता ईश्वर है। प्लेटो के इस कथन को ध्यान में रखें तो पूछा जा सकता है कि अगर काव्य रचना ईश्वरीय प्रेरणा से ही होती है और काव्य देवी ही अंतः प्रेरित और आविष्ट होकर रचना करती है, तो फिर होमर जैसे महान रचनाकारों के बारे में प्लेटो के जो ख्याल हैं वे जायज़ कैसे कहे जा सकते हैं। काव्य की रचना ईश्वर की प्रेरणा से होती है तो फिर उन कवियों को उनके रिपब्लिक में जगह क्यों नहीं। शुक्रिया।